तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेबीज़। तो रेबीज़ का सिंपल से आप लोग क्या समझते होंगे, कुत्ते के काटने से फैलता होगा, बहुतों से फैलता है, पर अपना मेन जो है ना, जब कुत्ता काटता है और अगर हम लोग उसका वैक्सीन लिए नहीं तो जो अपने को बीमारी होती है उसका नाम क्या होता है, रेबीज़। और रेबीज़ अंत में जाके अपने को फैटल ही है, मतलब टोटल पूरी दुनिया में मान लो जिनको भी रेबीज़ हुआ है और अगर उनको वैक्सीन नहीं लगा तो इनमें सिर्फ 7 लोग ही बच पाए हैं। बाकी जितनी भी जनता, जैसे हर साल 50,000 लोग निपटते हैं इससे, वो लोग मरे, मतलब क्या फेटल है। तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है थोड़ा, नहीं तो निपटाते जाएगा। तो चलो चालू करते हैं। तो रेबीज़ को हम लोग कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें रेबीज़ वायरस के बारे में थोड़े मोड़े उनकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे। जैसे हम लोग टिटनेस का पढ़े थे ना, ऑब्लिगेट एनारोब होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ड्रमस्टिक अपीयरेंस होता है और यूबिक्यूटस होता है। वैसे ही इसका भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा पार्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या एंटीजन है। देखो, पहला पार्ट था इसका वायरस का क्या इंट्रोडक्शन है, फिर इसके 2 एंटीजन पढ़ेंगे जिसके बारे में, जिसकी वजह से अपने अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। फिर हम लोग देखेंगे 2 स्ट्रेन इसके, ठीक है ना, और फिर पैथोजेनेसिस और फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। 5 टॉपिक है टोटल, वायरस, उसके एंटीजन, उसके कितने स्ट्रेन होते हैं, पैथोजेनेसिस क्या होता है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है। तो देखो वायरस को देखते हैं। तो वायरस को हम लोग ना बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं। तो जैसे ही बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो क्या है, बाहर से अगर हम लोग देख रहे होंगे तो कैसा दिख रहा होगा, बुलेट जैसा, मतलब क्या, बुलेट शेप्ड होता है। फिर उसके अंदर आओ, मतलब क्या, उससे पहले मेम्ब्रेन को देखो तो मेम्ब्रेन जैसा अपना होता था ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, वैसे ही है, मतलब क्या, लिपिड बाइलेयर है। अब बीच बीच में कुछ कुछ एम्बेडेड है, जैसे अपने में प्रोटीन एम्बेडेड होता था ना, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें जो प्रोटीन था वो तैरता रहता था, वैसे ही। तो ये जब बीच बीच में जो तैर रहा है ना, देखो पहला है ये आई लव पापा से इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये पेप्लोमियर की याद दिलाता है। तो 10 नैनोमीटर का पेप्लोमियर इसमें रहता है बीच बीच में। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ले जी का बिस्किट, मतलब क्या, ग्लाइकोप्रोटीन जी बीच बीच में अटका हुआ रहता है। तो बाहर से अंदर की तरफ आया तो ये कैसा दिख रहा था, बुलेट शेप दिख रहा होगा। एनवेलप्ड है, एनवेलप्ड में किससे बना हुआ, लिपिड बाइलेयर से बना होगा, और बीच बीच में अपना पेप्लोमियर और ग्लाइकोप्रोटीन जी। फिर उसके अंदर आओगे तो क्या अपना न्यूक्लिक एसिड होगा। तो देखो बाहर तो अपन बुलेट बना लिए, ये इसका एनवेलप हो गया, अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है तो इसमें देखो 2 पार्ट लिखा है, न्यूक्लियो कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन को बोला जाता है। तो ऐसे प्रोटीन जो कि न्यूक्लिक एसिड से अटैच हो उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। तो जैसे मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है, ऊपर और नीचे जो अपना प्रोटीन एसोसिएटेड है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो देखो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि नेगेटिव सेंस है। 2 टाइप के आरएनए होते हैं आरएनए, एक होता है नेगेटिव सेंस और एक होता है पॉजिटिव सेंस। नेगेटिव सेंस मतलब क्या और पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव समझते हैं। ऐसे आरएनए जिनको डायरेक्टली एमआरएनए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि प्रोटीन बना देगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए। जबकि नेगेटिव आरएनए को हम लोग वापस फिर डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर डीएनए वाला उसको आरएनए में कन्वर्ट करता है, एमआरएनए में, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मतलब थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है, उल्टा चलता है फिर सीधा आता है। तो इसको नेगेटिव सेंस कहते हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा आरएनए है, नेगेटिव सेंस आरएनए है। और वही न्यूक्लियो प्रोटीन अपन लोग बताया ना, न्यूक्लियो कैप्सिड का दूसरा नाम न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ, बाहर से अंदर की तरफ आओ, शेप कैसा होगा इसका, बुलेट शेप्ड, लिपिड बाइलेयर में अपना पापा जी और पार्टली जी छिपे हुए होंगे, और न्यूक्लियो कैप्सिड होगा जो कि नेगेटिव सेंस आरएनए रखता होगा। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, एंटीजन। तो एंटीजन में 2 पार्ट है, पापा जी वाला मतलब क्या, पार्ले जी मतलब क्या, ग्लाइकोप्रोटीन जी, और जो न्यूक्लिक एसिड था मतलब न्यूक्लिक एसिड, यही दोनों एंटीजन का काम करते हैं। तो देखो ग्लाइकोप्रोटीन जी मेम्ब्रेन के बाहर अटका हुआ था ना, चिपका हुआ था, तो देखो बस दोनों कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ये दोनों एंटीजन भी याद हो जाएगा। तो देखो ग्लाइकोप्रोटीन जी जो है वो स्पाइक्स की तरह मेम्ब्रेन में, एनवेलप में एम्बेडेड है, ठीक है। अब ये एम्बेडेड है तो मान लो सेल्स के अंदर, जो अपने बॉडी के अंदर जब ये घुसा तो जो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है उससे बाइंड कर सकता है। तो जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो रिसेप्टर बोलेगा ये अपना आदमी तो नहीं लग रहा है, कोई और है। तो जैसे ही इसको ये डिटेक्ट होगा कि अपना आदमी नहीं है, दूसरा है, तो ये क्या इंड्यूस करवाएगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। और ये एंटीबॉडी को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं अभी देखते हैं, पहले चलो इसको बाद में देखते, पहले इतना पार्ट समझे। ये अपना मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन में अपना एम्बेडेड रहता है ग्लाइकोप्रोटीन जी, वही बता रहे हैं कि स्पाइक्स तरह एम्बेडेड रहता है जो कि एसिटिलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। अब न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कैप्सिड प्रोटीन जो कि आरएनए से एसोसिएटेड है, सिंपल न्यूक्लियो
कैप्सिड। न्यूक्लियो यहाँ पे कौन सा है, आरएनए, और कैप्सिड यहाँ पे क्या है, प्रोटीन। मतलब ऐसे आरएनए जो कि कैप्सिड से जुड़े हुए हैं, पर ये सीन्स अपने इसके अंदर है, तो इसलिए रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेंगे, और रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा। अब देखो, अपन लोग किसी को भी वैक्सीनेट करते हैं, तो वैक्सीनेट करते हैं तो क्या मतलब बेसिकली इसलिए करते हैं कि मतलब उसमें माइल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड एजेंट डालते हैं, जिसकी वजह से अपने अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो उसका मेन काम क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराना। तो देखो, इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ये रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, जबकि ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा है, तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करा रहा है। इसलिए इसका मतलब क्या, ग्लाइकोप्रोटीन जी को हम लोग सब यूनिट वैक्सीन मतलब वैक्सीन प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका यूज़ वैक्सीन प्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है, अब डिटेक्शन बस रटने वाला, उसको फ़ोटो से याद कर लो कि ये डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये वाला एंटीजन हम लोग ही ये अपना हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, मतलब आरबी से याद कर लो, आरबीसी से हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। और इसको कैसे याद करेंगे, चमकने से, मतलब क्या, बाय डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, सिंपल। तो अपन लोग के पास दो एंटीजन था, एक अपना पार्ले जी मतलब क्या, ग्लाइकोप्रोटीन जी, और एक अपना न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड। ग्लाइकोप्रोटीन जी सरफेस पे एम्बेडेड था, वो रिसेप्टर से बाइंड कराया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाया, वो एंटीबॉडी इसलिए सब यूनिट वैक्सीन में काम आता है। उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है, अपना आरबीसी हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। सिमिलरली अपना न्यूक्लियोकैप्सिड, ये अंदर है, कैप्सिड प्रोटीन एसोसिएटेड आरएनए जो कि अंदर है, तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं किया, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करवाया, इसलिए वैक्सीन में काम नहीं आया। और डिटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। कौन सा, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, सिंपल। तो अभी तक दो पार्ट हो गया, इसका इंट्रोडक्शन और इसके एंटीजेंस। तीसरा पार्ट इसका क्या है, स्ट्रेन। तो देखो, स्ट्रेन में इसके पास दो पार्ट है। एक क्या होता है, अगर हम लोग किसी कोई काटा, कोई कुत्ता, और हम लोग उसका सैंपल लेके आए, अभी लेके आए लेबोरेटरी में, तो वो वाले लेबोरेटरी सैंपल में जो भी वायरस पाया जाएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रीट वायरस, जो कि अभी फ्रेशली आइसोलेटेड है। लेकिन मान लो ये फ्रेशली आइसोलेटेड को हम लोग रखे हुए हैं अपने लैब में, 10 साल हो गया, मान लो 10 साल में हम लोगों ने क्या किया, एक रैबिट पे डाल दिए, उससे उसका बच्चा को उसके उसमें आया, फिर दूसरे रैबिट में आया, फिर तीसरे, ऐसे आते गया। तो बहुत सालों से फिक्स्ड है अपने लैब में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वायरस। तो जिस स्ट्रीट से पकड़ के लाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रीट वायरस। और जो अपन लोग लैब में ग्रो कर रहे हैं सालों साल, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड वायरस। तो देखो, इसमें इसका हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, ये अपना लेबोरेटरी में ब्रेन टू ब्रेन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है जो हम लोग के काम में आ जाती है। जैसे देखो, इसमें जो भी वायलेंस वाली प्रॉपर्टी है ना, अपन लोग पढ़े थे उस दिन टॉक्सिन जैसे टिटनेस का, उसमें था एंटीजेनिसिटी और वायलेंस। तो एंटीजेनिसिटी जो होता है वो इसकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, और वायलेंस जो होता है वो गंदी प्रॉपर्टी होती है, मतलब वायलेंस डिजीज प्रोड्यूस कराता है, जबकि एंटीजेनिसिटी अपने बॉडी को अलार्म करता है ताकि हम लोग एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकें, है ना। तो देखो, वायलेंस अगर लॉस करवा दें तो ये अपने लिए, इसका जो वायरस है बहुत पावरफुल हो जाएगा, अपने काम के आ जाएगा, वैक्सीन में बनाने में हेल्प कर सकता है। तो वही है कि अगर लेबोरेटरी में इसको ग्रो करते हैं हम लोग बार बार, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ लॉस हो जाती हैं जो कि वायलेंस वाले हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, डू नॉट पोजेस दिस प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, ये इंक्लूजन बॉडी नहीं बना पाता है, एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू को अफेक्ट नहीं कर पाता है, और अपने सेलिवरी ग्लैंड में मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, सिंपल सी बात है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इसके वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो ये सब चले जाते हैं। बच क्या जाता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ग्रो करने में टाइम लगता है, और वैक्सीनेशन में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसके अंदर एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी रिटेन है, ये किसमें, फिक्स्ड वायरस के अंदर, समझे। तो स्ट्रीट वायरस क्या हुआ, फ्रेशली आइसोलेटेड, जबकि फिक्स्ड वायरस क्या हुआ, लेबोरेटरी में ग्रो किए, बार बार ब्रेन से ब्रेन पैसेज किए, तो इसकी वायलेंस वाली प्रॉपर्टी लॉस हो गई। वायलेंस में क्या क्या लॉस हुआ, अपना इंक्लूजन बॉडी प्रोड्यूस करना, एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू में मल्टीप्लाई करना, या फिर सेलिवरी ग्लैंड में मल्टीप्लाई करना। और बच क्या गया, फ़ायदा वाला, मतलब क्या, एंटीजेनिसिटी, मतलब वैक्सीनेशन और आइसोलेशन पीरियड, सिंपल। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन लोग, वायरस पढ़ लिया, अपन लोगों ने एंटीजन पढ़ लिया, और अपन लोग स्ट्रेन पढ़ लिए। अब अपने को बस दो पार्ट और पढ़ना है, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो देखो, पैथोजेनेसिस का ना दो पार्ट करो, पहले अपने अंदर डालो, मतलब क्या, ट्रांसमिशन, और उसको फिर अपने अंदर फैलाओ, मतलब क्या, स्प्रेड, सिंपल। तो देखो, ट्रांसमिशन कैसे होगा, ट्रांसमिशन के लिए अपने अंदर वायरस को डालना पड़ेगा। तो या तो वो काट के डालो या बिना काटे डालो, ठीक है ना। तो काटेगा कौन, सबसे ज़्यादा 99% केस जो है वो कौन, कुत्ता ही काट रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेबीज डॉग से कारण फैल रहा है, और के कारण भी फैलता है, पर वो लोग काटते नहीं इतना, क्योंकि ये अपने स्ट्रीट में प्रेजेंट है, आसपास घूम रहा है, तो दिमाग ख़राब हुआ, काट दिया, और अगर वो रेबीज वाला हुआ तो ख़त्म काम। तो इसलिए 99% केस जो वाइट के होते हैं वो किसके रिपोर्ट किए जाते हैं, डॉग्स के। पर और भी जो जंगल में पाए जाते हैं उनसे भी रेबीज फैल सकता है, जैसे कि रकून जो चोरी करने के लिए फेमस रहता है, फॉक्स होशियार, और बैट तो है ही, बैटमैन। तो अपने पास दो वाइट के हुए, 99% केस किसके हुए, कुत्ता का, मतलब क्या, रेबिड डॉग,
और 1% किसका हुआ जो कि जंगल में पाया गया, जैसे कि रकून, फॉक्स या बैट। बैट बहुत कॉमन होता है अमेरिका में। तो अमेरिका में रेबीज़ का एक मेजर कॉज बैट भी होता है, ठीक है। तो एक काटने की वजह से फैला है, एक बिना काटे फैला दो, मतलब क्या, उसका थूक लग गया, किसका, डॉग का ही थूक लग गया, या फिर उसके एरोसोल जो कि इससे कंटामिनेटेड थे वो अपने अंदर आ गए, या फिर जब हम लोग ट्रांसप्लांट करा रहे थे ना और कॉर्निया, तो उस कॉर्निया के ऊपर पहले से रेबीज वायरस था और उसको हम लोग अपने आँख पे लगा लिए। जब आँख पे लगा लिए तो अपने अंदर आ जाएगा, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के दौरान आ गया, सिंपल। तो अपने अंदर लाने के लिए 2 तरीका था, बाइट और नॉन बाइट। बाइट के लिए डॉग्स और 1% डॉग्स 99% और 1% फॉरेस्ट एनिमल्स, और नॉन बाइट में सलाइवा, एरोसोल, वही नाक के आसपास ही याद करो। देखो ये सलाइवा और एरोसोल से चला गया, या तो फिर कॉर्निया से, सिंपल। अब चला गया, अब किन वजह से नहीं जाएगा ये याद रखो, 2 लोगों के काटने से नहीं जाएगा, रोडेंट के काटने से नहीं जा रहा है, ह्यूमन के काटने से नहीं जा रहा है, खाने से भी नहीं जा रहा है, रॉ मीट खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनसे भी नहीं जा रहा है। जैसे वहाँ पे सलाइवा से फैल रहा था ना, पर उनके ब्लड से नहीं फैलता है, तो ब्लड में नहीं है, सिंपल। तो देखो ह्यूमन और रोडेंट के काटने से नहीं फैलेगा, रॉ मीट या फिर उसके खून से नहीं फैलेगा, और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उससे नहीं फैल रहा होगा। तो अपन लोग फैलाना और ना फैलाना समझ गया, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, नहीं याद हो रहा है इसको छोड़ दो, इसको याद करो मेन, ठीक है। स्प्रेड देखते हैं, तो स्प्रेड कैसे फैलेगा अपने अंदर, तो पहले अपन लोग अपने अंदर डाल लिए, अब फैलेगा कैसे, तो देखो काटे, बाइट किया, वो जहाँ भी काटे, जैसे मान लो हाथ में काटा तो हाथ में कनेक्टिव टिश्यू था ना, वहाँ पे मान लो एक था, फिर वो मल्टीप्लाई करके 2, 4, 5, 6 बनाया वहाँ के, और एंजाइम्स का इस्तेमाल करके, वायरस है तो वो ऑब्लिगेट इंटरसेल है ना, वो बाहर तो रह नहीं सकता, तो सेल्स के अंदर गया, वहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पास से न्यूरॉन तो जा ही रहा होगा उन मसल्स के आसपास, तो वहाँ पे जो पेरीफेरी में जो मोटर न्यूरॉन्स थे उनके हेल्प से स्प्रेड करेगा, कैसे, अपोजिट, उनमें एक रिसेप्टर होता है, जैसे अपन लोग टेटनस पढ़े थे, टेटनस में अपना क्या, कौन से रिसेप्टर से बाइंड करके मोटर न्यूरॉन के अंदर जाता है, पॉलीसियल गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, एएनएस जब पढ़ोगे ना फार्मा में, तो 2 टाइप के रिसेप्टर देखते हैं, मस्करिनिक और निकोटिनिक। तो यहाँ पे निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के थ्रू ये अंदर जाता है वहाँ के न्यूरॉन में, न्यूरॉन के अंदर गया, कौन से, मोटर न्यूरॉन में गया। अब देखो, अब उसमें उल्ट्रा ट्रांसमिट करेगा, उल्ट्रा ट्रांसमिट मतलब क्या, रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होगा। अब देखो जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे उसके काटा, अब वो जाएगा सीएनएस की तरफ, मतलब क्या, सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है, सेंटर की तरफ जाना सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्री के अवे आना मतलब सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो अभी हम लोग सेंटर की तरफ जा रहे हैं, अभी तो पहले ब्रेन तक पहुँचे, तो ये रेट्रोग्रेड मतलब क्या, एक्सॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और सेंट्रीपिटल ऑर्डर में चल रहा है, अपने सेंटर ऑफ द बॉडी थ्रू एक्सॉन की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रेट्रोग्रेडल सेंट्रीपिटल एक्सोनल ट्रांसपोर्ट हुआ, कहाँ पे पहुँच गया, अपने स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ पास, डीआरजी, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वहाँ पे कौन से टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है, स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। वहाँ पे पहुँचा, और वहाँ पे किसको इन्फेक्ट करे, वहाँ से फिर जैसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड था, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाके किस में पहुँचा, ब्रेन में पहुँचा, तो ये ब्रेन में पहुँच गया, रीच सीएनएस, ठीक है ना। अब सीएनएस में 2 पार्ट को इफेक्ट कर रहा होगा, एक हिप्पो को मतलब क्या, हिप्पोकैम्पस को, और एक बैलेंस रेगुलेट करने मतलब सेरिबेलम को इफेक्ट कर रहा होगा। तो अपना काटा, कनेक्टिव टिश्यू में मल्टीप्लाई किया, न्यूरॉन के अंदर गया, न्यूरॉन के अंदर किसके रिसेप्टर के थ्रू गया, निकोटिनिक के कारण, उससे फिर अपने बॉडी के सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब उसको क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेडल सेंट्रीपिटल ट्रांसमिशन। तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचे, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ क्या मतलब क्या, ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन में 2 हिस्से में अफेक्ट करेगा, एक हिप्पो को मतलब हिप्पोकैम्पस, और एक बैलेंस रेगुलेट करने वाला मतलब एक सेरिबेलम, इन दोनों को अफेक्ट करेगा। अब वहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो भी मैनिफेस्टेशन लाना होगा लाएगा, फिर अपने बॉडी में, फिर अभी पहले सेंट्रीपिटल जा रहा था, अब सेंट्रीफ्यूगल जाएगा, समझे। देखो ये सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसपोर्ट करेगा, और फिर कहाँ, अभी मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आ रहा था, अब सेंसरी की हेल्प से जाएगा वापस। तो सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से ये कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स मतलब पेनक्रियाज, हार्ट, किडनी, रेटिना, ये सब में जा रहा होगा, ऑर्गन्स में जा रहा है। और अगर वो ये अपने अंदर इतने तक में अपना मौत हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, पर अगर मान लो ये डॉग है, तो डॉग के सेलिवरी ग्लैंड में चला जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ताकि जब डॉग काटे किसी को तो उसमें फैल जाए, सिंपल। तो अपना जो पैथोजेनेसिस था इसका 2 पार्ट में अपन लोग बांटे उसको, एक ट्रांसमिशन और एक स्प्रेड। ट्रांसमिशन कैसे किए, काट के या बिना काटे, काटने की वजह से कैसे हुआ, डॉग के काटने से या फिर जानवरों के काटने से, या फिर नॉन बिना काटे कैसे हुआ, उनके सलाइवा से, उनके अपना एक्सोनल एरोसोल से, और उसके कॉर्निया के ट्रांसप्लांट से, ठीक है, बिना काटे मतलब। और क्या बोलते हैं, वो ट्रांसमिशन ट्रांसमिट किस वजह से नहीं होगा, मान लो ह्यूमन काटा तो, रोडेंट काटा तो, रॉ मीट खाने से नहीं होगा, और क्या,
वैक्सीनेटेड से नहीं होगा। एस्पिरेट कैसे कर रहे हैं अपन, तो देखो बाइट किए, कनेक्टिव टिश्यू, मोटर न्यूरॉन, निकोटिन रिसेप्टर, सेंट्रीपिटल ट्रांसपोर्ट, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम, फिर अपना सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसपोर्ट, जिसके कारण कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, पेनक्रियाज, हार्ट, किडनी, ठीक है। और फिर अपना डॉग हुआ तो सलाइवा में पहुँच गया, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं इसका क्या। तो अपन लोग ने क्या क्या देख लिया, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता था वो, इसके 2 एंटीजेंस होते थे वो, और फिर अपना क्या इसके स्ट्रेन्स और इसका पैथोजेनेसिस। अब अपन लोग क्या देखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए ये पिरामिड देख लो, 3 चीज़ होता है इसमें। सबसे बेसिक, जिसमें कोई खास पता नहीं चल रहा है कि इसको रेबीज है कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल फेज। अब जिस स्टेज में अपन को पता चल जाता है कि रेबीज ये पक्का, उसको हम लोग कहते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, पागल हो जाता है आदमी, तो एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज कहते हैं उसको। और तीसरा फेज जिसमें ख़त्म ही है गेम, उसको हम लोग कहते हैं ओवर डेथ। 3 फेज में बांटे। जब कुछ पता नहीं है तो प्रोड्रोमल, अभी प्रो है मतलब अभी पता नहीं है। प्रो ड्रग होता है ना, ड्रग का रिस्पॉन्स करके पहले प्रो ड्रग आता है, वो प्रोसेस होकर ड्रग बनता है, तो वही है, ये प्रो ड्रग है और ये ड्रग है, ठीक है। तो देखो प्रोड्रोमल फेज हुआ, फिर अपना क्या होगा, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, और फिर डेथ। तो देखो प्रोड्रोमल फेज देखते हैं, तो ये 2 से 10 दिन का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो इसमें सिम्टम जो स्पेसिफिक नहीं है, तो पता है अपने को, क्योंकि ये अभी हम लोग इसमें डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि रेबीज़ है कि नहीं है। तो उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, जहाँ पे कुत्ते ने काटा है उसके अराउंड क्या सिम्टम नॉन स्पेसिफिक्स हैं, और जनरलाइज अपनी बॉडी में क्या। तो जहाँ पे काटा है वहाँ पे 3 P3 से याद कर लो, प्रूराइटस, पेन और पैराथीसिया। मतलब क्या है, पेन तो दर्द होना, पैराथीसिया देखो, थीसिया का मतलब होता है सेंसेशन, पैरा मतलब लॉस, कोई सेंसेशन ना आना, पैराथीसिया। और प्रूराइटस, प्रूराइटस मतलब क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, तो P3 प्रूराइटस, पेन और पैराथीसिया, सिंपल। जनरलाइज की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, वही जो अपने को नॉर्मली जब बीमार होते हैं तो क्या फीवर आता है, खाने का मन नहीं करता, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग होता है। एक खास क्या है बस, फोटोफोबिया, लाइट से डर लग रहा है, ठीक है। ये फोटोफोबिया का इस्तेमाल हम लोग एक ट्रीटमेंट में भी करेंगे। तो चलो, ये प्रोड्रोमल हुआ, उसको हम लोग ने 2 पार्ट में बांटा है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स को। एक जो वुंड के अराउंड है, जिसको हम लोग P3 बोलेंगे, मतलब पेन, पैराथीसिया और प्रूराइटस, और एक जनरलाइज देंगे, जनरलाइज के अंदर आ गया फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और फोटोफोबिया। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज देखते हैं अब। तो देखो अपने अंदर जो न्यूरोलॉजिकल फेज है ना, मतलब जो अपने को रेबीज इन्फेक्ट कर रहा है, वो 2 तरीके, दो केसेस हो सकते हैं। या तो आपके अंदर कोई वैक्सीन ही नहीं लगी थी, ठीक है, तो आपके अंदर वैक्सीन लगी नहीं है, या तो आपके अंदर आधी वैक्सीन लगी है, मतलब हाफ, ठीक है। तो अगर 0 वैक्सीन का अमाउंट है या फिर हाफ वैक्सीन का अमाउंट है, तो दोनों में, तो अगर 0 है तो आपके अंदर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, तो आपके अंदर रेबीज़ बहुत तेज़ भागेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूरियस रेबीज़। और आपके अंदर थोड़ा सा अगर आधा भी वैक्सीन आप खाएं, कुछ तो पढ़ के गए, तो कुछ तो एग्ज़ाम में लिख पाइएगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डम रेबीज़। उसमें रेबीज़ थोड़ा धीरे भाग पाएगा। तो फ्यूरियस रेबीज़ और डम रेबीज़। अब फ्यूरियस रेबीज़ में क्या होता है, ज़्यादातर ब्रेन मैनिफेस्टेशंस होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेफेलाइटिक रेबीज़। जबकि डम रेबीज़ में क्या होता है, पैरालिसिस से एसोसिएटेड ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरालिटिक रेबीज़। समझे। तो एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज 2 पार्ट में हुआ, तेज़ भागने वाले को फ्यूरियस रेबीज़, धीरे भागने वाले को डम रेबीज़। तो डम रेबीज़ जो होता है ना, उनमें पाया जाता है, ये 20% केस ही है, क्योंकि कुछ ही लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड होते हैं। तो देखो इसमें पहले फ्लैसिड पैरालिसिस पाया जाएगा। फ्लैसिड पैरालिसिस 2 टाइप का होता है, एक स्पास्टिक और एक फ्लैसिड। जब हम लोग टिटनस देख रहे थे तो टिटनस में स्पास्टिक था, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, पॉजिटिव सिग्नल था, तो मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता, तो वो भी एक पैरालिसिस ही है। और फ्लैसिड में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाता, तो मसल लूज रह जाती है, लूज रह जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा पैरालिसिस दिखता है, फ्लैसिड पैरालिसिस। और फ्लैसिड पैरालिसिस फेस पे गया तो उसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस, पूरे हाथ पैर में गया तो क्वाड्री पैरालिसिस, सिंपल। तो अपन लोग एक ये 20% वाला केस समझ गए कि जिसको हम लोग बोलते हैं डम रेबीज़ या फिर पैरालिटिक रेबीज़, जो पार्शियली वैक्सीनेटेड लोगों में पाया जाता है। पैरालिसिस से चालू करो, मतलब क्या, फ्लैसिड पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस, और चारों पैरों हाथ में गया तो क्या, पैराथीसिया। अब ये अपने इसको देखो, इंसेफेलाइटिक वाला, तो ये ज़रूरी। तो देखो इसमें क्या होगा, इसको 4 फेज में बांटो। एक तो अपने को डर लग रहा होगा, ये तो सबको ही पता है, जैसे कोई किसी को कुत्ता काट लिया, उसको रेबीज है, तो उसको पानी पीने या फिर हवा से डर लगता है, तो फोबिया वाला पार्ट तो आसान है, याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके मुंह से ऐसे थूक निकलती रहती है कुत्ते की तरह, तो ये वाला भी पार्ट सबको आता है।
दो खासा चीज़ क्या है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी और ल्यूसिड पैरालिसिस। तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या है, देखो ब्रेन का फंक्शन तो अफेक्ट हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, अपन डरे डरे से रहते हैं और एकदम गुस्से में, तो एजिटेशन, एंग्जाइटी और हेलुसिनेशन हो रहा है, तो ये फेज को हम क्या बोलेंगे, हाइपर एक्साइटेबिलिटी। उसके बाद क्या है, जैसे मान लो कोई भी ग्राफ है, अगर ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, तो जैसे ही आदमी हाइपर एक्साइटेबल हो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आराम करने, थोड़ा रेस्ट के फेज में आ जाएगा, मतलब उसको क्या कहते हैं, ल्यूसिड पैरालिसिस। तो ल्यूसिड पैरालिसिस के फेज में आ जाएगा वो, ठीक है। फिर अपना क्या है, ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन तो बताया है कि हमेशा लार निकलता रहता है, मतलब उसमें थूक वूक। तो इसमें क्या है, सलाइवेशन तो क्या, थूक निकल रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, लेक्रे मतलब आंसू ज़्यादा आ रहा है, पर्सपिरेशन मतलब क्या, पसीना ज़्यादा आ रहा है, ये सब सिक्रीशंस बढ़ रहा है। और ये सब कैसे ऐसा लगता है कि अपना हार्ट आर्रिथमिया को रिजेंबल करते हैं जब हार्ट रेट अपना ख़राब रहता है तो। और चौथा तो फोबिया बताई हूँ। तो फोबिया होता क्यों है, जैसे मान लो पानी और एयर लेते हैं ना जैसे ही, तो अपने अंदर ना बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेनफुल स्पाज्म ऑफ लेरिंजियल फेंजियल मसल, बहुत ज़ोर से, ताकि उसको उगल दे, तो इसलिए आदमी को पानी और हवा लेने में डर लगता है। तो इंसेफ्लाइटिस को दो बस पार्ट में याद करो, ये ग्राफ है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी और ये ल्यूसिड पैरालिसिस, सिंपल। और ये तो ऑटोनॉमिक में अपना सब सिक्रीशंस को बढ़ा दो और फोबिया में तो डर लगवा दो, सिंपल। तो अपन लोग ने प्रोड्रोमल फेज पढ़ लिया, जिसको वुंड के अराउंड और जनरलाइज पढ़ा। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज को पैरालिटिक और इंसेफेलाइटिक फॉर्म में पढ़ा, जिसको हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ल्यूसिड पैरालिसिस, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन और फोबिया के फॉर्म में पढ़ा। और फेज 3 तो डेथ ही है। तो डेथ तो है, सिंपल है। अब देखो इंसेफेलाइटिक और पैरालिटिक में अंतर क्या था, इसमें कम से कम आधा तो वैक्सीन था, इसमें तो 0 वैक्सीन था। तो 0 वैक्सीन था तो कोमा और डेथ 14 दिन के अंदर हो जाएगा, जबकि इसमें थोड़ा वैक्सीन था तो कोमा और डेथ 30 दिन में होगा, सिंपल। तो हो गया अपना इतना पार्ट तो हो गया। लैब डायग्नोसिस अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लैब डायग्नोसिस और उसका प्रिवेंशन। तो देखो इस पार्ट में अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया, वायरस, उसके एंटीजेंस, उसके स्ट्रेन्स, उसका पैथोजेनेसिस, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो अपना जो हो, तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन जो था उसमें हम लोगों ने क्या, बाहर से बुलेट की तरह दिखता था, उसके एनवेलप में लिपिड बाइलेयर था, पेप्लोमियर था और ग्लाइकोप्रोटीन जी था और न्यूक्लियोकैप्सिड तो था ही। एंटीजन में उसके पास दो थे, एक पार्ले जी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन जी, और एक अंदर जो न्यूक्लियोकैप्सिड, ये बाहर था, रिसेप्टर से बाइंड करता था, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता था, इसलिए वैक्सीन में इस्तेमाल करते थे। और डिटेक्ट करने के लिए हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, न्यूक्लियोकैप्सिड जो था वो क्या था, आरएनए से प्रोटीन एसोसिएटेड था, अंदर था, इसलिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करवाता था, इसलिए वैक्सीन में इस्तेमाल नहीं करते थे। इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से। अपने स्ट्रेन जो थे, जो अगर नए नए आइसोलेट किए तो क्या स्ट्रीट वायरस हो गया, और अगर हम लोग क्या फिक्स्ड वायरस है तो अलग बात है, क्योंकि वो उसको हम लोग लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करा के उसके वायलेंस को लॉस्ट करा दे रहे हैं, जबकि एंटीजेनिसिटी को रिटेन कर रहे हैं। वायलेंस लॉस्ट मतलब क्या, इंक्लूजन बॉडी नहीं प्रोड्यूस करवाना, एक्सटर्नल नहीं, और सिलिवरी ग्लैंड पे वहीं मल्टीप्लाई कर पा रहा है। पैथोजेनेसिस में सिर्फ दो पार्ट है, ट्रांसमिशन और स्प्रेड। ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है, या तो काटने से या बिना काटने। काटने में भी कौन, अगर स्ट्रीट डॉग काट रहे हैं तो, या तो फिर जानवर जो जंगल के जानवर है वो काट रहे हैं तो। नॉन बाइटल तो सलाइवा हो गया, एरोसोल हो गया, अपना मुंह बांटो, सलाइवा, एरोसोल, कॉर्निया, सिंपल। और नो ट्रांसमिशन में तो है कि इंसान है या फिर चूहे काटने से नहीं होगा, खाने से नहीं होगा, खून से नहीं होगा, वैक्सीन से नहीं होगा। स्प्रेड कराओ कैसे, काटा, मल्टीप्लाई किया, न्यूरॉन के अंदर आया, रेट्रोगेडल एक्सोनल ट्रांसपोर्ट करके स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से यहाँ पे ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन में सेरिबेलम हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट किया, फिर सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड करके सलाइवा में भी जा सकता और फर्दर इन्फेक्शन कराएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 3 पार्ट है, प्रोड्रोमल, न्यूरोलॉजिकल और कोमा एंड डेथ। तो प्रोड्रोमल फेज को 2 पार्ट में बांटे, जनरलाइज्ड और वुंड के राउंड। वुंड के राउंड P3 था, P3 क्या था, पेन, पैराथीसिया, प्रूराइटिस। जनरलाइज में था अपना क्या, फीवर, नोजिया, एनोरेक्सिया और फोटोफोबिया। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज में 2 पार्ट था अपना, एक जो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा था, जो पैरालिसिस वाला था। पैरालिटिक वाले में अपन लोगों ने फ्लैसिड किया, उसको फेशियल और लिम्स में ले गए तो पैराथीसिया। ब्रेन वाले को हाइपर एक्साइटेबिलिटी, लूसिड पैरालिसिस और अपना क्या था, इंक्रीज सिक्रीशन और इंक्रीज डर। और फेज 3 तो ये हो गया, कोमा डेथ 14 दिन में होगा, इसमें अपना क्या बोलते हैं पैरालिटिक में 30 दिन में दर्द हो गया, ठीक है।